नमस्कार दोस्तों। देखिए, आज हम मॉडल पेपर नंबर 3 के साथ में उपस्थित हैं और हमारा मॉडल पेपर नंबर 3 जो है वो भी ग्रेड 3, 2, 1 पीटीआई सबके लिए महत्वपूर्ण है। इसमें दोस्तों हम बात करेंगे बुद्धि, अभिप्रेरणा और व्यक्तिगत विभिन्नता। ये 3 हमारे बिंदु हैं, इनसे संबंधित प्रश्नों को लेकर के कैसे प्रश्न इनमें पूछे जाते हैं, एक एक प्रश्न के साथ में हम विचार करते हैं, समझते हैं, देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न आ रहा है ये वाला, अधिगम जिसके बिना संभव नहीं है। अधिगम जिसके बिना संभव नहीं है, इनमें से कौन सा ऐसा है, दिए गए जो विकल्प है उनमें से, कि उसके बिना अधिगम संभव नहीं है। फर्स्ट नंबर पर है प्रेरणा। तो दोस्तों बिल्कुल प्रेरणा के बिना भी अधिगम संभव नहीं है, क्योंकि अभिप्रेरणा को अधिगम का सर्वोच्च राजमार्ग माना गया है, अभिप्रेरणा को अधिगम का हृदय माना गया है, इसलिए प्रेरणा बिल्कुल जरूरी है। दूसरा शिक्षक, तीसरा पाठ्यपुस्तक और चौथा निर्देशन। तो दोस्तों देखिए, शिक्षक, पाठ्यपुस्तक और निर्देशन, वैसे देखा जाए तो ये चारों ही ऐसे हैं जिनके साथ में या जिनके द्वारा किसी प्रकार का कोई अधिगम व्यवहार होता है या बालक सीखता है या सीखने सिखाने में योगदान देते हैं। लेकिन यहाँ पर जो प्रश्न दिया गया उसके अनुसार है संभव नहीं है, यानी बिल्कुल भी संभव नहीं है। अगर ऐसा नहीं हो तो वो है दोस्तों प्रेरणा, क्योंकि शिक्षक के बिना भी बालक कई बातें सीखता है, बिना पाठ्यपुस्तक के भी बालक कई बातें सीखता है और बिना निर्देशन के भी कई बार सीखने का अवसर वो प्राप्त करता है। लेकिन हमेशा ध्यान रखिए, बिना प्रेरणा के पत्ता भी नहीं हिलता, यानी पेड़ का पत्ता भी तब हिलता है जब कोई हवा का झोंका आता है और उसको धक्का मारता है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर अगर ऐसा प्रश्न आता तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, प्रेरणा। प्रेरणा वो महत्वपूर्ण कारक है जो सुनिश्चित रूप से अधिगम के लिए अनिवार्य है। दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये वाला, कौन सा प्रेरक अर्जित प्रेरक नहीं है। ये जो प्रेरक यहाँ पर दिए गए हैं, इन प्रेरकों में से कौन सा प्रेरक है जो अर्जित नहीं है। इसका मतलब 3 तो अर्जित प्रेरक हैं और कोई एक प्रेरक है जो अर्जित नहीं है। अर्जित प्रेरक नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि वो प्रेरक या तो जन्मजात है या आंतरिक प्रकार का प्रेरक है या जैविक प्रकार का प्रेरक है, क्योंकि जैविक प्रकार के प्रेरक को, जन्मजात प्रेरक को ही हम क्या नहीं कह सकते, अर्जित प्रेरक नहीं कह सकते। तो इनमें से क्या होगा, उपलब्धि, आकांक्षा स्तर, क्रोध और शक्ति। तो इनमें से कौन सा ऐसा है जो प्रेरक अर्जित प्रेरक नहीं है। तो इनमें से क्या होगा जो अर्जित प्रेरक नहीं है, जिसको हम अर्जित प्रेरक नहीं है के रूप में जानते हैं। तो यहाँ पर देखिए, उपलब्धि, आकांक्षा स्तर, क्रोध, ये सभी क्या है, अर्जित प्रेरक के रूप में होते हैं। उपलब्धि भी, आकांक्षा भी, क्रोध भी। अब देखिए, इसमें उपलब्धि एक सामाजिक प्रेरक के रूप में है। सामाजिक वातावरण में जहाँ पर एक व्यक्ति निवास करता है, रहता है, उस सामाजिक वातावरण से ये प्रेरक जो है उस व्यक्ति के ऊपर अपना प्रभाव छोड़ता है। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए, शक्ति प्रेरक जो होता है ये भी एक सामाजिक प्रकार का प्रेरक होता है। इसका मतलब ये 2 तो सामाजिक प्रेरक हैं और सामाजिक प्रेरक है तो फाइनली ये अर्जित प्रेरक होंगे। अब हमारे पास में 2 रह गए, आकांक्षा स्तर क्या है और क्रोध क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, आकांक्षा स्तर और क्रोध की यदि हम बात करें तो क्रोध जो होता है वो शारीरिक होता है। क्रोध जो होता है क्या होता है, शारीरिक होता है। और आकांक्षा स्तर जो होता है वो भी मानसिक रूप से व्यक्ति की इच्छाओं पर निर्भर स्थिति होती है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, अगर हम बात करें तो क्रोध किसी परिस्थिति की वजह से हमें पैदा होता है। क्रोध एक संवेग है, लेकिन ये किसी परिस्थिति की वजह से पैदा होता है। लेकिन आकांक्षा स्तर जो है वो हमारे मन की आंतरिक सोच होती है, आंतरिक भाव होता है। इसलिए यहाँ पर क्या होगा, आकांक्षा स्तर जो है अर्जित प्रेरक की श्रेणी में नहीं आता। बाकी सब क्या है, ये अर्जित प्रेरक हैं। इनमें से एक प्रेरणा का कार्य नहीं है। इनमें से एक प्रेरणा का कार्य नहीं है। ये दिए गए उनमें से एक ऐसा है जो प्रेरणा का कार्य नहीं है। यह जीव को ऊर्जा प्रदान करती है। यह जीव को ऊर्जा प्रदान करती है। यह तर्क शक्ति बढ़ाती है। यह व्यवहार को बनाए रखती है। यह व्यवहार को निर्देशित करती है। तो इनमें से क्या काम प्रेरणा का नहीं है। तो देखो, प्रेरणा एक जीव को ऊर्जा प्रदान करती है, ये बिल्कुल सही है।
ये व्यवहार को बनाए रखती है, यानी किसी व्यवहार को बनाए रखने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए भी प्रेरणा की ज़रूरत होती है, और ये व्यवहार को निर्देशित करती है। किसी व्यक्ति को निर्देशित करते हुए आगे बढ़ाने में भी प्रेरणा योगदान देती है, लेकिन ये तर्क शक्ति नहीं बढ़ाती। प्रेरणा से तर्क शक्ति बढ़ने का कोई सीधा सीधा संबंध नहीं है। हालांकि कोई भी व्यक्ति प्रेरित होकर किसी कार्य को करता है तो उसके बाद में मान लीजिए तार्किक कार्य तो तार्किक कार्य करेगा, लेकिन सीधा सीधा प्रेरणा जो है वो तर्क शक्ति नहीं बढ़ाती है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी, प्रेरणा जो है वो तर्क शक्ति नहीं बढ़ाती है। नेक्स्ट है, अभिप्रेरणा चक्र से संबंधित सही क्रम है। अभिप्रेरणा चक्र से संबंधित सही क्रम है। तो देखो, अभिप्रेरणा चक्र जो होता है उसके 3 सोपान होते हैं। कोई भी मोटिव होता है, उस मोटिव के लिए 3 चीज़ें होती है। सबसे पहले नंबर पर होती है नीड, उसके बाद में होता है ड्राइव और उसके बाद में होता है इंसेंटिव। इसका मतलब यहाँ पर आवश्यकता सबसे पहले आएगी, फिर चालक और फिर प्रोत्साहन। तो यहाँ पर दिए गए विकल्पों में ये सी नंबर का विकल्प है जिसमें सबसे पहले आवश्यकता है, फिर प्रणोद यानी चालक है, फिर प्रोत्साहन है। इसका मतलब हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, यानी आवश्यकता, प्रणोद और प्रोत्साहन। आवश्यकता, प्रणोद और प्रोत्साहन ये क्या है अपने आप में, ये अभिप्रेरणा चक्र से संबंधित है और इनका ये सही क्रम है। सबसे पहले नीड होती है, फिर चालक पैदा होता है और चालक को समाप्त करने के लिए प्रोत्साहन लेना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से प्रेरक का वर्गीकरण गेरेट ने किया था। ये जो प्रेरक हैं इनमें से कौन से प्रेरक का वर्गीकरण गेरेट ने किया था। तो गेरेट के द्वारा प्रेरक कौन से बताए गए, जन्मजात और अर्जित। जन्मजात और अर्जित गेरेट ने नहीं बताए। स्वाभाविक, कृत्रिम भी गेरेट ने नहीं बताए, क्योंकि जन्मजात और अर्जित तो बताए थे अब्राहम मैस्लो ने, और स्वाभाविक और कृत्रिम जो बताए थे वो बताए थे थॉमसन ने। इसके बाद में आंतरिक और बाह्य, ये सामान्य रूप से माने जाते हैं, तो ये भी इन्होंने नहीं बताए। इन्होंने बताए 3 प्रकार के प्रेरक। सबसे बड़ी बात तो ये कि गैरेट ने 3 प्रकार के प्रेरक बताए, बाकी ने 2-2 बताए। दैहिक प्रेरक होता, मनोवैज्ञानिक होता और सामाजिक होता। तो 3 प्रकार के प्रेरक बताने का श्रेय किसको जाता है, गैरेट को जाता है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसमें डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेम स्लिप नामक प्रेरण के संदर्भ में सत्य संभव है। यहाँ पर लिखा हुआ रेम स्लिप। रेम स्लिप का मतलब क्या है, रैपिड आई मोमेंट स्लिप। रैपिड आई मोमेंट स्लिप का मतलब है जब हमारी आंखें बहुत तेज़ी से घूमती है उस समय जो नींद आती है वो। तो इसके बारे में कौन सा कथन सत्य इनमें से संभव है, कौन सा कथन सही है। पहले नंबर पर इसमें स्वप्न बहुत कम आते हैं, तो ये तो गलत है, क्योंकि जब रेम स्लिप होती है उस समय व्यक्ति को स्वप्न बहुत अधिक आते हैं। तो छोटे बच्चों को विशेष रूप से ये रेम स्लिप रहती है, तो ये गलत है। इसमें स्वप्न बहुत अधिक आते हैं, बिल्कुल बहुत अधिक आते हैं स्वप्न, ये सही है। ये वृद्धावस्था में अधिक सक्रिय होती है, बिल्कुल नहीं होती है। वृद्धावस्था के अंदर जो होती है वो नॉन रेम स्लिप होती है। वृद्धावस्था में आंखें घूमना कम हो जाती है, इसलिए ये भी गलत है। ये सोने में अधिक गहरी नींद होती है, बिल्कुल गहरी नहीं होती है, बहुत हल्की नींद होती है। छोटे बच्चों में रेम स्लिप पाई जाती है जो बहुत हल्के से होते हैं, यानी फटाफट से ही वो जग जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में सही विकल्प केवल क्या है, इसमें बी वाला है, इसमें स्वप्न बहुत अधिक आते हैं। इसीलिए रेम स्लीप को जो है ड्रीम स्लीप भी कहते हैं। ड्रीम स्लीप भी इसी का नाम है, क्योंकि इसमें स्वप्न बहुत अधिक आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये, टर्मन के द्वारा सबसे पहले बुद्धि की सारणी कब दी गई। टर्मन के द्वारा बुद्धि से संबंधित, देखो टर्मन ने बुद्धि लब्धि से संबंधित अपनी सारणी दी थी। बुद्धि लब्धि से संबंधित अपनी सारणी दी थी, जिसमें इन्होंने प्रतिभाशाली, प्रखर, तीव्र, सामान्य, मंदबुद्धि, निर्बल बुद्धि, इस तरह के बालकों का वर्गीकरण दिया था या व्यक्तियों का वर्गीकरण दिया था। तो ये इनके द्वारा दी गई थी 1916 ईस्वी में। 1916 ईस्वी में टर्मन ने जो है सैकड़ों बालकों के साथ में प्रयोग करते हुए इस प्रकार की सूची को प्रतिपादित किया था, जिसके अनुसार कौन से प्रकार के किस वर्ग के व्यक्ति कितने पाए जाते हैं ये इन्होंने स्पष्ट करने का प्रयास किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका सी, 1916 ईस्वी में इन्होंने ये सूची दी थी। नेक्स्ट है, थर्स्टन का बुद्धि सिद्धांत जाना जाता है। थर्स्टन जो है इन्होंने बुद्धि सिद्धांत दिया था, कौन से वाला बुद्धि सिद्धांत दिया था इन्होंने,
एक कारक बुद्धि सिद्धांत दिया था, द्विकारक, बहुकारक या समूह कारक। तो एक कारक बुद्धि सिद्धांत देने का श्रेय जाता बिने, स्टर्न और टर्मन को, तो इसका मतलब ये इन्होंने नहीं दिया। द्विकारक बुद्धि सिद्धांत दिया स्पीयरमैन ने, स्पीयरमैन के द्वारा ही दिया गया, तो ये भी इसका नहीं होगा। बहुकारक सिद्धांत, बहुकारक सिद्धांत देने का श्रेय किसको जाता है? थॉर्नडाइक को। इसका मतलब हमारे पास कौन सा बचा? समूह कारक बुद्धि सिद्धांत। तो समूह कारक बुद्धि सिद्धांत दिया था किसने? थर्स्टन ने। इन्होंने जो है थर्स्टन ने केली के साथ मिलकर के अपनी एक पुस्तक लिखी थी PMA। इस PMA पुस्तक में इन्होंने कहा था कि हमारे बुद्धि में 13 कारक जो होते हैं वो समूह में पाए जाते हैं। तो इन्होंने इस तरह से बताया कि 13 कारक समूह में पाए जाते हैं और 7 कारक उसके अंदर क्या होते हैं? महत्वपूर्ण होते हैं। ये विचार भी इनके द्वारा दिया गया था। तो ध्यान रहे हमें थर्स्टन का बुद्धि सिद्धांत कौन सा है? समूह कारक बुद्धि सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से बुद्धि परीक्षणों के दुरुपयोग का संकेत देता है। इनमें से कौन सी ऐसी बात है जो दुरुपयोग करती है, इस बात का संकेत देती है किसका? बुद्धि परीक्षणों का। यानी बुद्धि परीक्षणों के बहाने से लोग क्या किस तरह से व्यवहार करते हैं वो अपने आप में दुरुपयोग होगा यहाँ पर। तो देखिए, उन्नति के लिए मापन में सहायक है, तो उन्नति के लिए मापन में सहायक है, ये तो बिल्कुल सही है। दूसरा देखिए, बालकों पर बुद्धि का लेबल लगाकर शिक्षकों द्वारा अपनी कुशलता को छिपाना, ये बिल्कुल इसका एक ऐसा व्यवहार है जो दुरुपयोग वाला व्यवहार है। क्योंकि शिक्षक क्या करता है? खुद की कमियों को छिपाने के लिए बालकों पर लेबल लगा देता है कि बालक इसलिए नहीं पढ़ पा रहे कि वो कमज़ोर बुद्धि के हैं, उनकी बुद्धि लब्धि कम है। तो यहाँ स्मरण रहे, बालकों पर बुद्धि का लेबल लगाकर शिक्षकों द्वारा अपनी अकुशलता को छिपाना, ये एक दुरुपयोग है किसका? बुद्धि परीक्षणों का। बालकों को वर्गीकृत करने में भी इसका उपयोग होता है और सीमा को जान करके बेहतर अधिगम करवाने में भी इसका उपयोग होता है। तो पहला, तीसरा और चौथा ये तो इसका सदुपयोग है और 2 नंबर पर जो विकल्प दिया हुआ है इसका दुरुपयोग है। और हमें क्या छांटना था? दुरुपयोग क्या है वही हमें देखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों ये वाला, गोलमैन चर्चित व्यक्तित्व हैं। गोलमैन चर्चित व्यक्तित्व हैं, किस रूप में चर्चित है ये? चमत्कारी बुद्धि का सिद्धांत, कोई ऐसा सिद्धांत बुद्धि का नहीं दिया गया। आध्यात्मिक बुद्धि सिद्धांत जो है गोलमैन का नहीं है। सांवेगिक बुद्धि सिद्धांत इनका है, सामाजिक बुद्धि सिद्धांत भी इनका नहीं है। तो राइट आंसर यहाँ क्या हो जाएगा? सांवेगिक बुद्धि सिद्धांत। देखो, डेनियल गोलमैन जो थे, इन्होंने 1995 ईस्वी के अंदर जो है संवेगात्मक बुद्धि को लेकर के विशेष रूप से काम किया था। संवेगात्मक बुद्धि, और संवेगात्मक बुद्धि को लेकर के इन्होंने एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी थी, संवेगात्मक बुद्धि बुद्धि लब्धि से महत्वपूर्ण क्यों, और उसके लिए ये सबसे ज़्यादा चर्चित व्यक्ति रहे। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा इनका कि सांवेगिक बुद्धि के लिए गोलमैन चर्चित है, जो कि अमेरिकी विद्वान थे। हमें यह भी ध्यान रहे कि सांवेगिक बुद्धि का विचार सबसे पहले जॉन मेयर और पीटर सेलोव ने दिया था। बाद में इसको चर्चित बनाने का श्रेय किसको जाता है? डेनियल गोलमैन को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा स्टर्नबर्ग का बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक रूप है? इनमें से कौन सा स्टर्नबर्ग का बुद्धि का जो त्रिस्तरीय सिद्धांत है उनमें से एक है? अब बुद्धि का जो त्रिस्तरीय सिद्धांत इन्होंने दिया उनमें से कौन सा एक है जो स्टर्नबर्ग के बुद्धि सिद्धांत में आता है? तो यहाँ पर दिए हुए प्राकृतिक बुद्धि, गणितीय बुद्धि, व्यवहारिक बुद्धि और उपयुक्त सभी। तो क्या होगा इसके अंदर, क्या विचार उन्होंने दिया? क्या तीनों दिए हैं? क्या तीनों में से कोई एक विचार दिया गया है? तो दोस्तों देखिए, इन्होंने प्राकृतिक बुद्धि का विचार नहीं दिया और न ही गणितीय बुद्धि का विचार दिया। ये प्राकृतिक और गणितीय बुद्धि का विचार देने का श्रेय तो किसको जाता है? हार्वर्ड गार्डनर को जाता है। इन्होंने दिया था व्यवहारिक बुद्धि, प्रासंगिक बुद्धि और वातावरणीय बुद्धि। इनके द्वारा जो विचार दिया गया था त्रिवर्ग में क्या था? व्यवहारिक बुद्धि, वातावरणीय बुद्धि और प्रासंगिक बुद्धि या प्रसंग आश्रित बुद्धि। तो इसका मतलब उनमें से केवल एक ही यहाँ पर दिया हुआ व्यवहारिक बुद्धि। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? व्यवहारिक बुद्धि की टर्म जो है वो स्टर्नबर्ग से जुड़ी हुई है। इनकी जो 3 टर्म थी उनमें एक वातावरण से संबंधित बुद्धि की टर्म थी, दूसरे नंबर की टर्म जो इनकी है वो क्या है? व्यवहारिक बुद्धि के रूप में थी, और तीसरे नंबर की जो इनकी टर्म इसके अंदर इन्होंने दी थी अपने बुद्धि के इसमें, उसमें दिया था प्रासंगिक।
प्रासंगिक प्रकार से। तो इसका मतलब ये हुआ इन तीनों में से केवल इनका क्या है, सी विकल्प में जो व्यवहारिक बुद्धि दी हुई है वही एक स्वरूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अध्यापक किसी भी समूह में समुदाय आधारित व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझ सकता है। एक अध्यापक किसी भी समूह में समुदाय आधारित व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझ सकता है। आँखों के संपर्क के आधार पर, बुद्धि के आधार पर, भाषा एवं अभिव्यक्ति के आधार पर, गृह कार्य के आधार पर। एक शिक्षक जो होता है, एक अध्यापक जो होता है, वो बालकों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझ सकता है। किसके आधार पर समझ सकता हो, किस तरह से जान सकता है कि बालकों में व्यक्तिगत विभिन्नता, बालकों में अंतर है। तो देखो यहाँ पर आँखों के संपर्क के आधार पर नहीं जाना जा सकता, बुद्धि के आधार पर भी तत्काल वो नहीं जान पाएगा। समुदाय आधारित व्यक्ति की बात यहाँ की जा रही है, तो समुदाय आधारित व्यक्ति को वो जानेगा दोस्तों किसके आधार पर, भाषा एवं अभिव्यक्ति के आधार पर। आदमी बोल कैसे रहा है, बातचीत कैसे कर रहा है, उसका बातचीत करने का तरीका क्या है, काम करने का तरीका क्या है, अभिव्यक्ति का तरीका क्या, उसके आधार पर उसको पहचान जाएगा कौन कैसा कौन कैसा नहीं है। यानी व्यक्ति में पाई जाने वाली भिन्नता के लिए एक अध्यापक के लिए समुदाय आधारित व्यक्ति के लिए एकमात्र उपाय है भाषा एवं अभिव्यक्ति के आधार पर उसको पहचानना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत विभिन्नता पर सर्वप्रथम कार्य करने वाले व्यक्ति थे। व्यक्तिगत विभिन्नता को लेकर सबसे पहले किसने कार्य किया, कौन से विद्वान थे जिन्होंने व्यक्तिगत विभिन्नता के बारे में सबसे पहले बात करी? फ्रांसिस गाल्टन ने, वॉटसन ने, विलियम जेम्स या स्किनर ने। तो दोस्तों सबसे पहले फ्रांसिस गाल्टन एक ऐसे विद्वान थे जिन्होंने व्यक्तिगत विभिन्नता के ऊपर कार्य किया था। तो पहली बार व्यक्तिगत विभिन्नता पर कार्य करने का श्रेय किसको जाता है? फ्रांसिस गाल्टन को जाता है। ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने व्यक्तिगत विभिन्नता के क्षेत्र में कार्य किया और व्यक्तिगत विभिन्नता क्या होती है इसको समझाने का प्रयास किया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? फ्रांसिस गाल्टन। नेक्स्ट है, शिक्षार्थी व्यक्तिक विभिन्नता प्रदर्शित करते हैं। शिक्षार्थी व्यक्तिक विभिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को चाहिए कि सीखने के भिन्न भिन्न तरीके अपनाएं, कठोर अनुशासन पैदा करें, परीक्षाओं की संख्या बढ़ाएं, अधिगम की एक समान गति पर बल दें। देखिए प्रश्न दोबारा देखिए, शिक्षार्थी व्यक्तिगत विभिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को चाहिए। जो शिक्षार्थियों के अंदर अलग अलग व्यक्तिगत विभिन्नता होती है, तो ऐसी स्थिति में शिक्षक को क्या करना चाहिए, क्या करे कि सभी बालकों को समान रूप से अधिगम हो जाए? तो इसके लिए देखो, सीखने के भिन्न भिन्न तरीके अपनाए जाने चाहिए, बिल्कुल सही है। कठोर अनुशासन पैदा करें, ये ठीक नहीं है। परीक्षाओं की संख्या बढ़ा, ये भी नहीं है। अधिगम की एक समान गति पर बल कैसे देगा जब भिन्नता है? तो इसका मतलब पहला विकल्प इसमें एकदम सही आंसर है कि सीखने के लिए क्या करना चाहिए, शिक्षक को अपने बालकों के लिए अलग अलग तरीके अपनाने चाहिए। अलग अलग बालकों के लिए अलग अलग तरीके उसको अपनाने की ज़रूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिक विभिन्नता का ज्ञान अध्यापक को मदद करता है। व्यक्तिगत विभिन्नता का जो ज्ञान होता है वो अध्यापक को मदद करता है। व्यक्तिक विभिन्नता का ज्ञान अध्यापक को मदद करता है कक्षा में अनुशासन बनाए रखने में, छात्रों के गृह कार्य मूल्यांकन में, शिक्षण अधिगम क्रियाओं की योजना बनाने में, कक्षा में आवश्यक व्यवस्था बनाए रखने में। तो देखो व्यक्तिगत विभिन्नता का सबसे बड़ा जो उपयोग होता है दोस्तों वो होता है, शिक्षक क्या करता है, उसकी वजह से योजनाएं बेहतर तरीके से बना पाता है। उसको ये पता रहता है कि मेरी क्लास में किस किस स्तर के बालक हैं और कैसे उनको मैं पढ़ाऊंगा तो वो ठीक से समझ पाएंगे। तो इसके लिए सबसे राइट आंसर क्या है? योजना बनाने के अंदर शिक्षक इनका विशेष रूप से उपयोग करता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? शिक्षण अधिगम क्रियाओं की योजना बनाने में शिक्षक किसका उपयोग करता है? व्यक्तिगत विभिन्नता के ज्ञान का। यानी क्लास में अलग अलग स्तर के बालक है तो उनको कैसे वो सभी बालकों को समान रूप से समझा सकता है, कौन कौन से तरीके उनके लिए अपना सकता है, उसके लिए ये योजना बनाने में इसका उपयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एक कारक व्यक्तिगत विभिन्नता का नहीं है? इनमें से कौन सा एक कारक है जो व्यक्तिगत विभिन्नता का नहीं है? देखो लिंग के आधार पर व्यक्तिगत विभिन्नता देखी जा सकती है, शिक्षा के आधार पर देखी जा सकती है, बुद्धि के आधार पर देखी जा सकती है। नींद जो है व्यक्तिगत विभिन्नता का कोई कारक नहीं है। सीधे सीधे नींद के आधार पर हम व्यक्तिगत विभिन्नता को नहीं देख सकते क्योंकि नींद सभी लोगों को आती है ना, नींद का अलग मुद्दा है। दूसरी बात ये कि नींद जो है कभी ज़्यादा कभी कम सभी के साथ हो सकता है।
लेकिन ये जो चीज़ें, लिंग वो फिक्स है, शिक्षा का स्तर है वो भी अलग अलग लोगों में अलग अलग रहेगा ही रहेगा, बुद्धि भी अलग अलग उसकी बुद्धि लब्धि रहेगी। तो मोटे तौर पर यहाँ देखा जाए तो इनमें से नींद ऐसा कारक है जो व्यक्तिगत विभिन्नता का सीधा सीधा कोई कारक नहीं है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक बालक जिसकी बुद्धि लब्धि 105 है, एक बालक जिसकी बुद्धि लब्धि 105 है उसे वर्गीकृत किया जा सकता है। 105 बुद्धि लब्धि वाले बालक को हम किस श्रेणी में रखेंगे? श्रेष्ठ बुद्धि में, सामान्य बुद्धि में, मंद बुद्धि में या तीव्र बुद्धि में। तो जब हम टर्मन की सारणी पढ़ते हैं तो टर्मन ने माना 140 और प्लस वाले जो होते हैं वो होते हैं प्रतिभाशाली, वो होते हैं प्रतिभाशाली। उसके बाद में इन्होंने बताया है कि जिनकी 120 से लेकर के 139 तक होते हैं वो होते हैं प्रखर बुद्धि के। इसके बाद में जिनके 110 से लेकर 119 तक होते हैं ये होते हैं तीव्र बुद्धि के, और जिनके 90 से लेकर के 109 यानी 90 से 109 तक जिसकी बुद्धि लब्धि होती है वे होते हैं सामान्य। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ सामान्य बुद्धि में आएगा क्योंकि यहाँ पर क्या है 105 है और 105 कहाँ आ रहा है? 90 से 109 के बीच में आ रहा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सामान्य बुद्धि का बालक होगा जिसमें 105 बुद्धि लब्धि है। नेक्स्ट है, हम सभी अपनी बुद्धि, प्रेरणा, अभिप्रेरणा आदि में भिन्न होते हैं। हम सभी जो है अपनी बुद्धि में, प्रेरणा में, अभिरुचि में आदि में भिन्न होते हैं। ये सिद्धांत संबंधित है। किससे संबंधित सिद्धांत है ये? व्यक्तिक विभिन्नता से संबंधित है, पर्यावरण से संबंधित है, बुद्धि सिद्धांत से संबंधित है या वंशानुक्रम से संबंधित है। तो कौन सा सिद्धांत है जिसके आधार पर हम ऐसा कह सकते हैं? तो ये होता है व्यक्तिगत विभिन्नता। व्यक्तिगत विभिन्नता में कहा जाता है कि व्यक्ति में बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि ये भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। तो राइट आंसर हमारा इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों? व्यक्तिक विभिन्नता। व्यक्तिक विभिन्नता के आधार पर हम जो है इन अलग अलग प्रकार के वर्गों के आधार पर व्यक्ति की पहचान कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत बल देता है। हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत बल देता है। कौन से प्रकार की बुद्धि पर बल देता है या किस चीज़ पर बल देता है? पहले नंबर पर सामान्य बुद्धि पर, विद्यालयों में आवश्यक समान योग्यता पर, प्रत्येक व्यक्ति की विशेष विलक्षण योग्यता पर या शिक्षार्थियों के मौजूद कौशल पर। तो दोस्तों हार्वर्ड गार्डनर ने प्रत्येक व्यक्ति में पाई जाने वाली विलक्षण क्षमताएं जो होती है उनके ऊपर जोर देता है और उन्हीं के आधार पर इन्होंने अपना बुद्धि का सिद्धांत दिया, जिसमें प्राकृतिक बुद्धि है, सांगीतिक बुद्धि है, भाषाई बुद्धि है, तार्किक बुद्धि है, गणितीय बुद्धि है, मतलब अलग अलग प्रकार की बुद्धि इन्होंने बताई है। जो प्रत्येक व्यक्ति की उसकी विलक्षण योग्यता है उसको इन्होंने बुद्धि के रूप में परिभाषित किया। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति की विशेष विलक्षण योग्यता को इन्होंने बुद्धि के रूप में माना या परिभाषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारा लास्ट क्वेश्चन भी है, कौन सा एक बाह्य प्रेरणा का उदाहरण है? कौन सा इनमें से एक ऐसा है जो बाह्य प्रेरणा का उदाहरण है? राम अपने मामा की तरह बातूनी है। राम अपने मामा की तरह बातूनी है। तो यहाँ तो अभी प्रेरणा जैसी कोई बात नज़र नहीं आ रही है, इसलिए ये नहीं होगा। दूसरा, मुकेश अपने गुरु के कार्यों से प्रेरित होकर डॉक्टर बना। इसका मतलब मुकेश किससे प्रेरित हो रहा? गुरु के कार्यों से। इसका मतलब बाह्य रूप से इसको कोई प्रेरणा मिल रही है। नेक्स्ट है, आज खाना टेस्टी होना चाहिए। होना चाहिए मतलब यहाँ पर अभी तक प्रेरणा का स्तर नज़र नहीं आ रहा। तुम कुछ खा लो, इसमें भी कोई बाह्य प्रेरणा का सीधा सीधा भाव नज़र नहीं आ रहा। यहाँ पर हमें नज़र आ रहा बी में, मुकेश अपने गुरु से या गुरु के कार्यों से प्रेरित होकर के डॉक्टर बना। इसका मतलब वो बाह्य प्रेरणा से प्रेरित हुआ। किसी बाह्य व्यक्ति से प्रेरित होकर के जब भी कोई व्यक्ति किसी सफलता को प्राप्त करता है वो बाह्य प्रेरणा होती है। तो दोस्तों ये था हमारा 3rd नंबर का मॉडल पेपर। निश्चित रूप से इसमें भी 10 प्रश्न वो हैं जो विभिन्न परीक्षाओं में आ चुके हैं, 10 नए प्रश्न हैं। आप लोगों को केवल इन मॉडल पेपर से ये जानने का प्रयास करना है कि आपके प्रश्नों का लेवल क्या हो सकता है, स्तर क्या हो सकता है। मैं बहुत सारे कमेंट्स देखता हूँ, कुछ कमेंट्स जो बालक समझदार और इस तरह के जिन्होंने बार बार परीक्षाओं का अभ्यास किया या फिर स्तरीय परीक्षाओं के साथ साथ में पिछले पेपर्स बार बार पढ़ते हैं, उनके अनुसार ये सारे प्रश्न वो हैं जो परीक्षा में आने वाले लेवल से जुड़े हुए हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन लोगों का मानना है कि इनका लेवल या तो कम है या ज़्यादा है। तो जो ज़्यादा मान रहा है इसका मतलब तो वो पढ़ नहीं रहा ढंग से, इसलिए उसको ज़्यादा लग रहा है। लेकिन जो कम मान रहा है वो गलत फहमी में फालतू की उन चीज़ों को पढ़ रहा है जिनका कभी परीक्षा से कोई रिलेशन होगा ही नहीं।
ऐसी चीज़ों को मत पढ़िए। बहुत सारे मॉडल पेपर, बहुत सारे ऐसे भी आपको मिलेंगे, ऐसे प्रश्न जो एकदम जटिल वाले, जिनके 5 के उत्तर आपको नहीं आएंगे, लेकिन वो कभी परीक्षा में नहीं आते हैं। उनके चक्कर में उलझना बिल्कुल भी हमारी जो है समझदारी नहीं है, वो हमारी बेवकूफ़ी है, इसलिए उनसे हम बिल्कुल नहीं उलझें। हम स्तरीय प्रश्नों को देखें। आपने पिछली परीक्षाओं को अगर देखा हो दोस्तों, तो पिछली परीक्षाओं के अकॉर्डिंग ही आगे की परीक्षाओं में प्रश्न सामान्यतया आते हैं, उस लेवल से आपको पूछा जाता है। तो यहाँ पर लेवल के अनुसार क्या प्रश्न हो सकते हैं, उन्हीं को लेकर हम बात कर रहे हैं। निश्चित रूप से दोस्तों अगले मॉडल पेपर के साथ फिर हम मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।